महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आपको लेकर आता है रात के अंधेरे में। नाना जी जब आते तो हम लोगों की तो जैसे मौज ही हो जाती थी। नाना जी एक समय एक्साइज इंस्पेक्टर थे, तबादले की जॉब, कई जगह उनका तबादला होता रहता था। ऐसे में जिंदगी के बहुत से अनुभव उनके पास थे और हम बच्चों को क्या चाहिए, बस कोई एक भूतहा घटना जो उनके साथ हुई है। और हर बार जब आते तो उनके पास कुछ ना कुछ नई घटनाएं होती। इस बार भी बस वही हुआ। हम सब खा पी कर रात को इकट्ठा थे। नाना जी का खाना हुआ कि हम सब उनके पास झूम पड़े। नाना जी कोई नई घटना सुनाइए ना। नई घटना सुनोगे? अरे तुम लोगों को ज्यादा कुछ बताने में भी तो डर लगता है। डर जाते हो तुम, फिर रात को बिस्तर गीला करोगे और तुम्हारी माँ पिताजी मुझे बोलेंगे। नहीं कोई कुछ नहीं बोलेगा, आप सुनाइए ना। चलो इस बार तुम लोगों को छोटा नागपुर की वो घटना सुनाता हूं। बात सन 1975 के आसपास की होगी। मेरा तबादला छोटा नागपुर के एक छोटे से ग्रामीण इलाके में हुआ था। अब मुश्किल ये थी कि वहां पर रहने के लिए ठीक ठाक घर नहीं मिल रहा था। वैसे तो सरकारी डाक बंगले में ठहरा हुआ था, मगर गांव की हालत तो तुम जानते ही हो। डाक बंगला भी कुछ ऐसा कि इंसानों के रहने लायक तो नहीं कहा जा सकता। सरकारी मत से कई साल हो गए वहां रंगाई पुताई नहीं हुई थी। डाक बंगला कम भूत बंगला ज्यादा लगता था। अलबत्ता भूत वगैरह नहीं थे वहां। तो अपने माता हतों को मैंने कहा जल्द से जल्द मेरे लिए कोई किराए का घर खोजे। उस दिन मेरा माताहत एक अरविंद चौबे नाम था, वो आया, बोला सर एक घर मिला है। कहाँ? यहीं पास ही है। असली में मैं वो जो चौक में जो चाय वाला है ना, उसके पास गया था, उससे कह रहा था। उसने तो ना ही कर दी थी, मगर तभी एक आदमी मेरे पास आया, नाटा सा, गाल भर दाढ़ी, बोला बाबू एक घर का मेरे पास जानकारी है, मगर 100 रुपए लगेंगे बताने के। उस जमाने में 100 रुपए मतलब बहुत पैसे होते थे, मगर मरता क्या ना करता। मैंने उससे कहा अरे 100 रुपए लगे चाहे कुछ लगे, तुम उससे पता तो करवाओ। बस अगले दिन ही हम उस व्यक्ति के साथ घर देखने चल पड़े। पहले तो बोला बाबा 100 रुपए दे देते तो। मैंने उसे 100 रुपए दे दिए, फिर वो हमें लेकर चल दिया। अब चल रहे हैं तो चल ही रहे हैं, रास्ता ही खत्म ना हो। बस वो कहे बाबू ये पहुंच गए, बाबू ये पहुंच गए। कहते कहते एक घर के सामने जाकर रुका। घर वैसे अच्छा था, पर रहने वाला उसमें कोई न था। असली में जिसका घर था वो शहर में रहता था, यहां एक केयरटेकर रख छोड़ा था। देखने में घर सच में भूत बंगला सा दिख रहा था। उसने घर के दरवाजे के पास जाकर रुको, क्या रुको रुको। अचानक दरवाजा खुला। एक 60-65 साल का बूढ़ा बाहर आया, गाल भर दाढ़ी, सफेद बाल, शरीर को साल से ढके हुए। यही बाबू हैं, यहां रहेंगे।
आए है। उसने घर दिखाया। घर तो मुझे बहुत पसंद आया। बस अगले ही दिन शिफ्ट कर लिया। मगर शिफ्ट करते करते मेरे मातहत चौबे ने कहा था, सर मुझे लगता है आपको उस घर में नहीं जाना चाहिए। मुझे पता नहीं था वो घर है, वरना पहले ही मैं मना कर देता। उस घर के बारे में यहाँ अच्छी बातें नहीं कही जाती। अब मेरे लिए तो ये एक साथ दो लॉटरी वाली बात थी। एक घर अच्छा था, दूसरा सालों से जिस अनुभव को पाने की कोशिश में था शायद वो यहां मिल जाए और भूत दर्शन हो जाए। यही सोचकर मैंने शिफ्टिंग कर ली और अगले दिन सुबह सुबह ही थोड़ा कुछ खाकर ऑफिस के लिए निकल पड़ा। लौटते लौटते शाम हो रही थी, सो होटल से ही खाना पैक करवा लिया था। घर पहुंचकर मुझे इस बात का अनुभव हुआ कि मैंने अच्छा ही किया था। खा पी कर समय बचा था, सोचा रुकू से दो चार बातें कराऊं। मगर उसके दरवाजे पर दस्तक दिए जा रहा था, मगर वो उठने का नाम नहीं लेता। गांव के लोग जाम ढले नशा करके सोते हैं, यही हाल शायद उसका भी था। लौट आया अपने कमरे में। कमरे में एक छोटा बल्ब जल रहा था। सोचा कल ही यहां पर लाइट की व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि रात में मुझे किताब पढ़ने की आदत थी और इतनी कम रोशनी में पढ़ पाना संभव न था। बिस्तर पर लेटा तो नींद ना आए, बड़ी परेशानी। करवटें लेता रहा। तभी मेरा ध्यान मेरे खाट के पैर वाले हिस्से तरफ गया। कमरे में दो खिड़कियां थी और दोनों को मैंने खोल के रखा था। गर्मी भी थी उस समय। पैर वाले हिस्से में एक और खिड़की दिखी, जिसे पैक करने जैसा बंद कर दिया गया था। मैं चौंक पड़ा। उठकर खिड़की खोलने की कोशिश करने लगा, मगर वो खुले ना। तभी याद आया मेरे बैग में एक प्लास है। हमारे ऑफिस के इलेक्ट्रिशियन से कुछ काम के लिए लिया था, जो मेरे पास ही रह गया था। उस प्लास की सहायता से सारी पैकिंग खोली तो खिड़की खुल गई। खिड़की उधर एक कमरे की तरफ खुलती थी, जहां गुप्त अंधेरे के सिवा कुछ न था। मुझे निराशा ही हाथ लगी। ये सब करते करते रात के 1 बज गए। अब थोड़ी नींद सी आने लगी। बिस्तर पर जाकर लेट गया। तभी महसूस हुआ प्रकृति का बुलावा है, जाना ही पड़ेगा। बाथरूम मेरे कमरे से थोड़ा दूरी पर था, एक गलियारा सा पड़ता था, उससे जाना होता था। मैं चाह रहा था कि अचानक कुछ गिलगिला सा मेरे पैरों के नीचे आया। मैं चौंक पड़ा और तभी आवाज सुनकर समझ में आया कि शायद कोई आवारा कुत्ता है जो यहां आकर सो गया था। तभी मैंने महसूस किया कि उस खिड़की को खोलने के बाद से कमरे का तापमान कुछ कम सा होने लगा है। कंबल ओढ़कर मैं किसी तरह से सो गया। एक और परेशानी थी, उस खिड़की को खोलने के बाद से एक बड़ी भयंकर सी बदबू कमरे में फैल गई थी। सवेरे नींद खुली तो हड़बड़ाकर उठा। रात में एक बड़ा भयानक सपना देखा था। भयानक कहूं या अजीब कहूं, सपने में मैंने देखा रुकू मुझसे कह रहा है, बाबू आपने उस तरफ का खिड़की क्यों खोला? नहीं नहीं नहीं, ये आपने अच्छा नहीं किया बाबू। मैं चौंक पड़ा था। आश्चर्य में भी था, ऐसा सपना। उस दिन दफ्तर जरा जल्दी छुट्टी हो गई। मैं वापस लौटा तो देखा रुकू बागान में पानी दे रहा था।
मुझे देखते बोला, बाबू जल्दी लौटा है? हाँ, आज दफ्तर में काम नहीं था। अच्छी बात है, आज मैं आपके लिए अच्छा सा खाना पका दूंगा। कल असली में कल कई बार तुम्हारे दरवाजा खटखटाया था मैं। जानते तो हैं बाबू, बूढ़ा शरीर और कोई नहीं, इसलिए शाम ढले जरा हंडिया पी लेता हूँ, उसके बाद मगर तो फिर तुम खाना कैसे पकाओगे? खाना वाना खा के पीता हूँ बाबू, इसलिए सब काम करके फिर क्या खाएंगे? तुम्हें उसकी परेशानी लेने की जरूरत नहीं है, मैं लौटते मटन ले आया हूं, बस तुम अगर बना दो तो। हाँ बाबू, अच्छे से तीखा तीखा मटन आपके लिए बना दूंगा, और बैगन के भजिए भी बना दूंगा। मेरे अपने वाक्य हैं, ये देखिए, यहाँ लौकी कुमड़ा ये सब भी लगाया है मैंने। अच्छा रुको, इस घर में तुम अकेले रहते हो? ये घर क्या तुम्हारा है? नहीं बाबू, मेरा नहीं है, मालिक शहर में रहते हैं, मुझे हर महीना पैसा भेजते रहते हैं, मगर वो बैंक में ही जमा है। मेरी अकेली की और क्या जरूरत, और जो जरूरत है ये सब्जी भाजी उगाकर ही मैं पूरी कर लेता हूँ, और ज्यादा की मुझे लालसा नहीं। रात में खाना बन रहा था, वैसे भी मटन बनने में जानते हो थोड़ा समय लगता है। मैं क्या करूं, इसलिए छत की ओर चल दिया। छत भी बड़ा आसा था। छत के एक कोने पे खड़े होकर चांद की रोशनी का आनंद ले रहा था। छत के दूसरे सिरे में एक बड़ा सा नीम का पेड़ था, उसकी पत्तियां छत पर आकर पड़ती थी, इस वजह से वहां अंधेरे का संचार सा होता था। मैं टहलकर नीचे जाऊंगा सोच ही रहा था कि अचानक उस अंधेरे वाले हिस्से की तरफ नजर पड़ी, और मुझे लगा जैसे चांद की हल्की रोशनी में वहां कोई बैठा है, या दूसरे शब्दों में कहे बैठी है। चांद की मध्यम रोशनी में जो भी थी, समझ में आ रहा था काफी गोरी सी थी। उसके खुले बाल एकदम सीधे, ऐसा लग रहा था अभी नहा के आई है। मैं अपने आप ही उधर को बढ़ चला। मन में अत्यंत कौतूहल था कि आखिर वो कौन है। तभी एक आवाज सुनाई दी, बाबू कहां जा रहे हैं? मैं ठिठक कर रुक गया। ये रुक्कू की आवाज थी। बंदा ऐसे ही मुझे बड़ा सस्पिशियस सा लगता था, ऊपर से उसका नाम रुक्कू। मैं चौंक पड़ा। अगले पल महसूस हुआ वहां तो कोई नहीं है। रुक्कू बोला, बाबू छत में जरा देख दाख के घूमिएगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, असली में जानते तो हैं बूढ़ा आदमी ठीक से छत साफ ऑफ नहीं कर पाता हूं, उस तरफ सांप बिच्छुओं के होने का डर है। फिर हम नीचे आ गए। खाना उस बंदे ने बहुत गजब का बनाया था, ऊपर से बैंगन के भजिए, क्या कहूं। उस दिन मैं 2-3 दिन का खाना जैसे एक ही दिन में खा गया था। रुक्कू बैगन के भजिए से ही खा रहा था। मैंने उससे कहा, अरे तुमने मटन नहीं लिया? लो। नहीं 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 बाबू, हम लोग जात के वैष्णव हैं, आमिष नहीं खाते। बना देता हूं, मगर आज तक आमिष को मुंह में नहीं लिया बाबू, मैं नहीं खाऊंगा। मैं खाना खत्म कर थाल में हाथ धोने ही वाला था
कि वो बोला, बाबू थाल में पानी मत डालिए। क्यों, क्या हुआ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। असली में वो जो कुत्ता है ना, जो उधर गली में पड़ा रहता है, मेरा फालतू सा है, उसको भी थोड़ा अच्छा भोजन मिल जाएगा आज, इसीलिए कहा। कल रात तो आप उसी पर पैर दे दिए थे ना। हाँ, अरे तो तुम्हें कैसे पता चला? बाबू, ये हंडिया का नशा ही ऐसा होता है। चढ़े तो बहुत तेज होता है, मगर रात ढलते ढलते उतरने लगता है। उसी उतार में मैंने सुन लिया था। अरे तो पहले बोलना था, 1-2 पीस मटन भी रख देता, बेचारे को अच्छा लगता। अब जिसकी किस्मत में जो बाबू। वैसे मटन तुमने बहुत अच्छा बनाया था। आपको अच्छा लगा? और ऊपर से ये बैंगन के भजिए तो बिल्कुल ऐसा लगा जैसे कोई प्रोफेशनल शेफ ने बनाया हो। क्या बोलते हैं बाबू? खाना खाकर हाथ मुंह धोकर मैं अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। मेरा कमरा सीढ़ियों से ऊपर था। सीढ़ियां कुछ ऐसी थी कि 4 सीढ़ी चढ़ने के बाद एक चौड़ी सी जगह पड़ती थी, फिर मोड़ के बाद और 4 सीढ़ियां थी। मैं सीढ़ी चढ़ता हुआ उस चौड़ी जगह पर पहुंचा। फिर ऊपर की पहली सीढ़ी ही चढ़ा कि अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे जैसे मेरे पैर को किसी ने पकड़ लिया। मैं चौंक सा पड़ा। मैंने पैर हिलाने की कोशिश की, मगर स्पष्ट एहसास हो रहा था मेरे पैर को पकड़ लिया गया है। मैंने तुरंत ही अपने हाथों में पकड़ी टॉर्च जलाकर नीचे देखा। अब ये हाथों में टॉर्च क्यों था, उसके बारे में थोड़ी देर में बताऊंगा। और जैसे ही टॉर्च की रोशनी मेरे पांव में पड़ी, मेरे मुंह से एक चित्कार निकल गई। वजह, मेरे पैरों को सचमुच एक हाथ जकड़े हुए था, और वो हाथ बुरी तरह झुलसा हुआ था। मांस जैसे जल चुका था, हड्डियां दिखाई दे रही थी, और मुझे अच्छी तरह याद है मैंने उसे अपने पांव में देखा था। मेरी चीख सुनकर रुकू भी दौड़कर आया। क्या हुआ बाबू, क्या हुआ? ये हाथ। मगर तब तक टॉर्च की रोशनी में कुछ भी न था। अभी किसी का हाथ मुझे पकड़े हुआ था, सिर्फ हाथ और कुछ नहीं था। बाबू, लगता है टेंशन की वजह से आपको कुछ आलन सलन दिख रहा है। आराम करिए, यहां आपके और मेरे सिवाय कोई भी जिंदा नहीं है। बात सही थी रुकू की। ऑफिस की टेंशन लगता है थोड़ी ज्यादा ही बढ़ गई थी। ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ गया, हेलुसिनेशन होने लगा है मुझे। चुपचाप जाकर बेड पर लेट गया। अब यहां तुम लोगों को बता दूं कि मैंने अगले दिन कमरे में बड़ा बल्ब लगाने की कोशिश की थी, मगर वो जला नहीं। दूसरी बात, घर की एक और खासियत थी कि सिर्फ मेरे कमरे में ही विद्युत का कनेक्शन था, घर के बाकी हिस्सों में नहीं था। शायद इतनी दूर ठीक से लाइन नहीं आई थी, कनेक्शन नहीं होता था, इसलिए ऐसा नहीं किया गया था। मेरा कमरा चूंकि बाहर की तरफ था, मीटर के पास, इसलिए यहां लाइन आती थी, मगर वोल्टेज का हाल तुम लोग समझ रहे होगे, इसीलिए बड़ा बल्ब नहीं जलता था। साथ में हमेशा एक टॉर्च रखना पड़ता था। इसका भी समाधान मैंने खोज लिया था। मैंने इमरजेंसी लाइट खरीद ली और रात में इमरजेंसी लाइट की रोशनी में किताब पढ़ के मन को थोड़ा हल्का करने की कोशिश करने लगा। कितनी देर तक किताब पढ़ी पता नहीं, फिर नींद का ऐसा झोंका आया कि किताब खुली ही मेरे ऊपर पड़ी रही और
इमरजेंसी लाइट भी चालू रह गई। बहुत रात में नींद खुली। मैंने पाया कि इमरजेंसी लाइट मरने की हालत में, और थोड़ी देर बाद शायद खुद ब खुद बुझ जाता। तभी अचानक मेरे कानों में कुछ आवाजें पड़ी। एक पल को मैं चौंक गया, क्योंकि उस घर में रुक्कू ने ही बताया था कि मेरे और उसके अलावा कोई नहीं है। कानों में एक बच्चे के रोने की आवाज थी, जैसे बच्चे का मुंह बांध दिया गया हो और उस वजह से वो रो रहा हो। फिर अचानक ऐसा लगा कुछ लोग फुसफुसा रहे हैं। भूख लगी है मुझे, आज बहुत दिन बाद मांस खाने को मिलेगा। चुप, लाइट जल रही है, लाइट की रोशनी में कुछ नहीं कर सकते। थोड़ी देर में लाइट बुझ जाएगी, तब तो कर सकते हैं। मैं चौंक सा पड़ा। आखिर ये आवाजें, मुझे पूरा एहसास हुआ आवाज खिड़की के उस पार वाले कमरे से आ रही। हालांकि इससे पहले मैंने कमरे का निरीक्षण किया था। कमरा छोटा सा एक स्टोर रूम जैसा रहा होगा, मगर उसके दरवाजे पर ताला लगा था और ताले को देखकर समझ में आता था कि कई सालों से उसे खोला नहीं गया है। मगर आज उस कमरे से आ रही आवाजों ने मुझे चौंका दिया। ओफ, ये मुझे क्या हो रहा है? इतनी बुरी तरह से मैं हेलोसिनेशन का शिकार होने लगा हूं। मुझे तो किसी डॉक्टर से संपर्क करना पड़ेगा। यही सोचकर लाइट बंद करके मैंने आंखें बंद की। ऐसा नहीं है कि मुझे डर नहीं लग रहा था, इसलिए कंबल पूरी तरह से ऊपर तक मैंने ओढ़ लिया था। कानों में फिर आवाजें पड़ी। लाइट बुझ गई, एक बार देख के आऊं? नहीं जाना, रुको ना, देखने दो ना। फिर सब कुछ शांत हो गया। तभी मैंने महसूस किया मुझे बहुत पसीना आ रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा था। कुछ देर पहले मुझे बहुत ठंड लग रही थी और कंबल ओढ़ते ही साथ ये पसीना। धीरे धीरे मैंने कंबल निकाला। चारों ओर खूब अंधेरा था, मगर फिर भी मुझे ऐसा एहसास हुआ कि ये पसीना नहीं है, कुछ और है। और जो कुछ भी है वो बेहद गर्म है। मैंने तुरंत ही पास पड़ी टॉर्च को खोजने की कोशिश की। टॉर्च आश्चर्यजनक रूप से मुझे मिल नहीं रही थी, जबकि मैंने बिस्तर के पास ही रखी थी। फिर अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे किसी की गर्म गर्म सांसें मुझसे टकरा रही हैं। और तभी मेरे हाथ टॉर्च लग गई, और टॉर्च की रोशनी में जो कुछ भी मैंने देखा वो किसी कमजोर दिल वाले को अगर दिखा दिया जाता तो शायद बेड पर ही हार्ट अटैक से मर जाता। क्या देखा आपने? इतनी देर तक हम लोग जो चुपचाप बैठे थे एक स्वर में पूछ पड़े। बता दूं, डरोगे तो नहीं? हम लोग नहीं डरते हैं, आप बस हम लोग को ऐसे ही। अच्छा सुनो, बता रहा हूं। मैंने देखा मेरे बेड के ऊपर एक लड़की का चेहरा था।
जिसके चेहरे पर बाल थे। इस वजह से चेहरा स्पष्ट नहीं दिख रहा था, मगर सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि वो चेहरा मेरे ऊपर था, मगर उसका शरीर शायद खिड़की के उस पार उस कमरे में था, और इतनी दूरी तक उसकी गर्दन लंबी होकर मेरे पास तक आई थी। तभी हवा के झोंके से उसके चेहरे से बाल हट गए, और जो कुछ भी मैंने देखा उसे देखकर सच में इस बार मेरे मुंह से एक और भयानक चीख निकली। उस लड़की के चेहरे से एक जगह से मांस निकला हुआ था, और वहीं से खून टपक रहा था, और वही खून मेरे ऊपर आकर गिरा था। मेरी चीख से अगले ही पल वो चेहरा खिड़की के उस पार चला गया, मगर सामने भी जो कुछ देखा वो मेरे लिए और आश्चर्यजनक था। मेरे बेड के ठीक सामने जमीन की तरफ देखकर उकड़ू होकर रुकू बैठा हुआ था। शौक पड़ा, अरे रुकू, तुम यहां? रुकू का वो विनम्र दयनीय स्वर जैसे गायब सा हो गया था। बहुत ही कठोर स्वर में उसने मुझसे कहा, बाबा, आपने ये खिड़की क्यों खोली? किससे पूछकर खोली? अरे रुकू, ये कैसी बात कर रहे हो तुम? आप मुसीबत लेकर आओ और मैं आपसे प्यार से बात करूं? क्या जरूरत थी ये खिड़की खोलने की? रुको, इस घर में क्या है? सही सही बताओ, वरना मैं पुलिस को कॉल करूंगा। नहीं नहीं बाबू, पुलिस को मत बुलाना। पुलिस से बचने के लिए ही तो ये सब कुछ हो गया है। अच्छा, आपको बताए देता हूं। आप तो जानते ही हैं, हम जात के वैष्णव हैं, मांस मछली छूते तक नहीं। और आपने जिसकी आवाज सुनी, जिसकी नहीं जिनकी, हो तो आपको ये भी पता चल गया कि वो दो हैं। वो दोनों मेरी बेटियां हैं। दोनों का स्वभाव बिल्कुल अलग। मैं मांस मछली छूता तक नहीं, और उन्हें मांस मछली खाना पसंद था। ऊपर से मेरी बीवी भी मर गई। बस दिन भर उन्हें खाना परेशान हो गया था मैं। एक दिन गुस्से में आकर उनको इसी कमरे में बंद कर दिया और सजा दी खाना न देने की। फिर गुस्से में मैंने हंडिया पी, और हंडिया का नशा इतना हो गया कि मैं दूसरे दिन सुबह ही होश में आया। एक दिन पूरा बेहोश पड़ा रहा। दोनों भूखी प्यासी तो थी ही, 2 दिन तक निराहार उस कमरे में बंद रहने की वजह से दोनों ने प्राण त्याग दिए। मैं डर से थर-थर कांपने लगा। क्या करूं मैं? बात बाहर नहीं जाने दे सकता था, वरना पुलिस पकड़ लेती। इधर ज़्यादा किसी का आना जाना नहीं है, इसलिए चुपचाप उसी कमरे में दोनों का दाह संस्कार कर दिया। और चिता की आग जब भड़की तब पता चला बड़ी वाली लड़की तब भी पूरी तरह से नहीं मरी थी। आग से छटपटाने लगी, मगर बदन में इतनी जान न थी कि चीखती चिल्लाती। फिर धीरे धीरे उसका शरीर भी शांत होकर
राख में बदल गया। तब से इस घर में अकेला ही रहता हूं। उनकी आवाजें आती हैं मगर कमरे से बाहर वो कभी नहीं आ पाई थी, क्योंकि वो खिड़की बंद थी जिसे आपने खोला। मैं इस घर में अकेला दुखी रहता था। हाँ, कभी कभी छत पर चला जाता, जहाँ मेरी माधुरी मेरे सिर पर हाथ फेर देती। इससे ज्यादा वो कुछ कर भी नहीं सकती थी ना। माधुरी कौन? मेरी दूसरी बीवी, गांव की सबसे सुंदर औरत कहना बुरा ना होगा, मगर उसका दिल मुझ पर आ गया। मैंने शादी भी की थी उससे, मगर वो भी मांस मछली खाने वाली। मेरी दोनों बेटियों से बहुत प्यार करती थी वो, और मुझे बिना बताए मांस मछली खाने की आदत इसी ने लगाई थी उन्हें। एक दिन काम से लौटा तो घर में तीनों मांस मछली खा रहे थे। इस बात को लेकर माधुरी से मेरी खूब लड़ाई हुई। फिर हम लड़ते लड़ते छत में चले गए, और गुस्से से मैंने उसे एक धक्का दिया और वो छत से सीधा नीचे। 3 महीने की गर्भवती थी मेरी माधुरी। मैं चुपचाप घर में आ गया। छत के उस तरफ एक पुराना तालाब सा है। माधुरी उसी में गिरी थी और 2 दिन बाद उसकी लाश बाहर तैरने लगी थी। उसे निकालकर वहीं तालाब के पास ही गाड़ दिया था। तब से वो भी मतलब उस दिन जिसे मैंने छत में देखा था वो सच था। और हाँ बाबू, तुमने पुलिस से सारी बातें छुपाई, पर अब मुझे ये क्यों बता रहे हो? क्योंकि मेरी माधुरी किसी को कुछ करे ना करे, इन दोनों लड़कियों की भूख नहीं मिटी है। ऊपर से आपने ये खिड़की खोल दी। अब तो वो खाएंगी, बहुत सारा खाएंगी, और इस वक्त खा भी रही है। वह जो कुत्ता रहता है ना, उसका मांस नोच नोच कर खा रहे हैं। मगर बहुत जल्दी वो मांस खत्म हो जाएगा। उसके बाद हाँ भी उनका खाना होंगे। सुनकर मैं चौंक सा पड़ा। मैं बिस्तर से उठने वाला था कि मैंने पाया खुद रुकू मुझे रोकने के लिए उठ खड़ा हुआ है। मैंने आओ देखा ना ताओ, अपने हाथों में रखा 5 सेल वाला टॉर्च उसके सिर पर दे मारा। चोट से बिलबिला उठा। उसके सिर से खून निकल आया था। मैंने तुरंत ही उसे एक जोरदार धक्का दिया। लड़खड़ाता हुआ वो उस खिड़की के पास जाकर गिरा, और तभी मैंने उसकी एक भयानक चीख सुनी, और उसका शरीर धीरे धीरे उस कमरे में खींच लिया जा रहा था किसी अदृश्य शक्ति द्वारा। मैं तुरंत वहां से दौड़ पड़ा और दौड़ते दौड़ते घर की गलियारे में आया। आज वो कुत्ता वहां नहीं था। उसके बाद मैं घर से निकलकर पागलों की तरह दौड़ने लगा। रास्ते में दौड़ते हुए सड़क के कुत्ते मुझे देखकर भौंक रहे थे, मगर मैं किसी तरफ भी नहीं रुक रहा था, और दौड़ते दौड़ते अपने उस माताहत के घर तक पहुंचा। दरवाजा खटखटाकर वहीं बेहोश हो गया। इसके बाद का मुझे कुछ खास याद नहीं, बस इतना याद है कि बेहोशी की हालत में अपने माताहत को मेरे सिर पर गीली पट्टी रखते देखा था। फिर कुछ दिनों तक हॉस्पिटल में रहा और ट्रांसफर ऑर्डर लेकर शहर आ गया। फिर कभी भूलकर भी उस गांव की तरफ जाने की सोची भी नहीं। फिर वो घर
मेरे ख्याल से आज भी वो घर है और उसमें निवास करते होंगे 5 लोग। 5 लोग? रुक्कू, उसकी दूसरी पत्नी और उसकी 2 बेटियां और वो कुत्ता। वो भी तो अब मृत्यु ही मरा था ना। मुझे लगता है वो भूतों का घर नहीं, भूखों का घर था। हाँ, एक तरह से कह सकते हो वो भूखों का घर था। हर कोई वहां भूखा था। कोई संस्कारों का भूखा, कोई प्यार का भूखा, तो कोई खाने का भूखा। भूखों का घर, का घर, का घर, का घर, का घर।